नमस्कार, यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं आज की बड़ी खबर की। कानपुर से एक बार फिर से धर्मांतरण का जिन्न बाहर निकलकर सामने आया है। एक पत्नी का अपने पति पर आरोप है कि वो धर्मांतरण को मजबूर कर रहा है। इस मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो इन दो तस्वीरों को आप देखिए। इसमें एक तरफ एक शख्स के साथ एक महिला की तस्वीर भी अभी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिसने आरोप धर्मांतरण का लगाया है और इस पर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके खिलाफ एक्शन पुलिस प्रशासन ने लिया है। लेकिन इस दौरान पुलिस के साथ भी आरोपी हाथापाई करता दिखाई दिया। वो तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आरोपी वहां पर हाथापाई करता दिखाई दे रहा है। और क्या ये पूरा मामला है, ये हम आपको अब बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, ताकि आप इस मामले को समझ सकें। जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई। पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाया है। ये देखिए क्या है ये पूरा मामला। पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाया है। कानपुर का ये पूरा मामला है। धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। पत्नी ने 2 साल से प्रताड़ित करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। अजमेर शरीफ से लौटने के बाद से कोशिश की गई। यह हम आपको बता रहे हैं। 5 साल के बेटे पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, यानी कि 5 साल का बेटा है उस पर भी जबरन धर्मांतरण करने का मामला कि उस पर भी दबाव बनाया गया। पत्नी ने पति पर यह गंभीर आरोप लगाया है। पत्नी का आरोप, विरोध करने पर क्या हुआ, पति उनके साथ मारपीट करता है, ये यहां पर पहली बात निकल के आई है। बेटे को भी जान से मारने का प्रयास किया गया, ये बता रहे हैं। पति के खिलाफ कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ये आरोपी को पकड़ने गई पुलिस से वहां पर हाथापाई हुई है। पति उनके साथ वहां पर मारपीट करता है, यानी कि पत्नी का जो आरोप है उसका विरोध करने पर क्या हुआ है ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से वो मारपीट करता है ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश की। करीब अजमेर शरीफ गए हुए थे मेरे पति। वहां से लौटने के बाद मैंने इनके रहन सहन में बदलाव देखा कि ये टोपी लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं की कोशिश करी तो इन्होंने मुझसे लड़ाई झगड़ा आए दिन करते थे। मुझे रोज प्रताड़ित करते थे। अभी कुछ 7-8 महीने पहले से ये मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं भी मुस्लिम बन जाऊं, बच्चे को भी बना लूं। हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं। 8 महीने से बहन को और भांजे को भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहते थे। सरकार से गुजारिश है कि इनके पीछे जो भी संगठन है, जो भी लोग हैं, कानपुर के हैं कुछ और कुछ अजमेर के हैं, उन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर इनके मोबाइल से निकाल कर हमने थाने को दे दिया है। और इस पूरे मसले पर खुद बातचीत करने के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश पर एक्सक्लूसिव पीड़िता स्मिता श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। उनकी भावनाओं का हम पूरा सम्मान करते हैं, इसीलिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश पीड़िता स्मिता श्रीवास्तव से यहां पर आज बातचीत कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके का यह मामला आया है ये बिल्कुल अलग हटके मामला आया है। स्मिता जी, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। बताइए, आखिर अजमेर शरीफ से लौटने के बाद 2 साल से ऐसा क्या चल रहा था, क्यों ऐसा दबाव बनाया जा रहा था कि आप धर्म परिवर्तन कर लें, और वो भी आपके पति के द्वारा? स्मिता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ रही है। बताइए क्या हुआ था आखिर अजमेर शरीफ से आने के बाद, क्या हुआ, क्यों आप पर दबाव बनाया गया? आप खुलकर अपनी बात रख सकती हैं। तो जब ये अजमेर से वहां से वापस आए तो जी? कुछ दिनों में हम देख रहे हैं इनके हाव भाव में बदलाव था। हाव भाव में इनके बदलाव आ गया था जी। और ये जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना और दरगाह में जाना, और उसके लिए हमें भी कहते थे कि मतलब धर्म में क्या रखा है, और हम लोग यहाँ चलते हैं, अजमेर में चल के रहते हैं, वहीं रहेंगे और बच्चे को भी पढ़ाएंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, हम सारे लोग वहीं जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, अजमेर जब आप गई थी तो परिवार के सभी लोग साथ गए थे? कौन कौन अजमेर गया था और वहां पर हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ कि आपके पति का हृदय परिवर्तन हो गया, उनको लगा कि धर्म परिवर्तन करना बहुत जरूरी है? सर, जब हम अजमेर गए थे तो वहाँ पे हम लोग, हमारा बच्चा, हमारा पति, तीनों लोग साथ गए थे।
तो हम तो अंदर नहीं गए, बाहर से ही मतलब विरोध किया हमने कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हम हिंदू हैं तो हम अंदर नहीं जाएंगे। कि बोला बहुत सारे हिंदू भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है और चलो तुम। इसने तब तो कुछ नहीं बोला जब यहाँ से मुझे लेके फिर चले गए इसके कहने में अंदर। फिर जब अंदर गए वहाँ बच्चे को इसने टोपी लगा दिया था। फिर हमने वहाँ टोपी खींच के फेंका कि टोपी नहीं लगाएंगे हम बच्चे को, हमारा जो हम हैं हम जैसे हैं ऐसे ही आएंगे। आए ठीक है, तुम्हारी आस्था है तो हम आए हैं यहाँ। लेकिन इसने फिर टोपी वहाँ जबरदस्ती लगवाया, वहीं पे ये लड़ाई झगड़ा करने लगा मुझसे। फिर हमने डर के मारे हम कुछ नहीं बोले, हम चुपचाप हम बच्चे को लेके हम लोग फिर वहाँ पे आगे जहाँ थे। फिर जब हम लोग वहाँ गए इसने हमसे होटल में भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट किया। पुष्कर मंदिर हमने कहा अच्छा तुम यहाँ आए हो तो हमें पुष्कर मंदिर ले चलो, जरा वहाँ दर्शन कर लेते। वहाँ रास्ते में इसने इतनी ज्यादा लड़ाई करी, मुझे लाठी लिए तो मुझसे इसने मारने का प्रयास किया। स्मिता जी, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। न्यूज़ 18 आपके साथ खड़ा है। जरा ये बताइए आप कि जब आप अजमेर शरीफ से वापस आ गईं और ये सारा जो विवाद था, ये लड़ाई मारपीट, ये सारी चीजें चलती रहीं, तो आप कब तक इन सब चीजों का विरोध करा आपने, कब तक आपने किया? उसके बाद अब जाके आपने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है। सर हमने इसका पुरजोर बहुत ज्यादा विरोध किया, कम से कम इसको हमने 2 साल तक झेला। 2 साल तक हमने इसको बहुत समझाया, हमने, हमारे भाई ने, हमारे बाप ने, हमारे भाई के दोस्त लोगों ने, सब लोगों ने मतलब अपने स्तर से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि ये मान जाए, पर ये नहीं मानने। अभी कुछ दिनों पहले इसने आया, लड़ाई करी खूब ज्यादा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बवाल, खाने के लिए घर में कुछ नहीं लाया, टोपी लगाया और कुर्ता पहने और ये टोपी उठा के लगाया और किताब लिया, बोला चलो चलते हैं जरा दरगाह। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। अच्छा ये बताइए स्मिता जी, अजमेर जाने से पहले क्या आपके पति घर में पूजा पाठ या बाकी जितनी चीजें होती हैं, जो तमाम संस्कार होते हैं या तमाम जिस तरीके से त्योहारों पर पूजा होती है, उनमें शामिल रहते थे या नहीं रहते थे? शुरुआत से सर थोड़ा ये रहा कि मतलब ये लोग के परवरिश ऐसे वो नहीं हुई कि मतलब ये लोग पूजा पाठ ज्यादा करते हो। पर जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैंने जब इनको सिखाना शुरू किया कि नहीं भगवान नहीं है, इनकी पूजा करो, तो ये पूजा करते थे मेरे साथ अच्छे से। हम लोग चित्रगुप्त जी की दीपावली में पूजा होती है हमारे यहाँ, ये बहुत अच्छे से पूजा करते थे, बहुत अच्छे थे। अभी ये 2 सालों से ऐसे हो गए जब से अजमेर गए, उसके पहले ये बहुत अच्छे थे सर। अब पुलिस आपको सपोर्ट कर रही है, पुलिस आपके मामले में कार्रवाई कर रही है, क्या चाहती हैं आप? सर हम कुछ नहीं चाहते, हमारे बच्चे की जान बख्शी है। हमें हमारे बच्चे को ये मार देगा इसने कहा हमारे भाई को मार, कह रहा था हम पूरा खानदान साफ कर देंगे सर, कह रहा था यहाँ से सिद्धार्थ नगर तक घुस के मारेंगे हम तुम लोगों को, कारतूस से आप उड़ा बिल्कुल देंगे, हौसला रखिए, घबराइए मत। स्मिता ये जी, न्यूज़ 18 आपके साथ है और लगातार कानपुर के पुलिस अधिकारियों से भी कहेंगे कि स्मिता जी की जो सुरक्षा या बाकी जो मसले हैं, जिस तरीके से वो घबरा रही हैं, डर रही हैं, ऐसे में इनका भी संज्ञान लें और इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी सही तरीके से जांच भी हो। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया स्मिता जी। आपके दर्द और आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, हमने आपकी बात को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में मैराथन मीटिंग का दौर जारी है। सीएम योगी फिलहाल दिल्ली में हैं और पार्टी नेताओं के साथ आज भी मीटिंग जारी रहेगी। इस मीटिंग में यूपी में टिकट को लेकर मंथन होगा। इससे पहले कल देर रात तक करीब 5 घंटे तक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बचे हुए चरणों के उम्मीदवारों के नामों के साथ साथ सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों पर भी चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई ये बैठक, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा कोर ग्रुप के दूसरे नेता शामिल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में प्रदेश में चल रहे वर्चुअल कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई है और इन कार्यक्रमों को और तेज करने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म होने के बाद अमित शाह ने कुछ नेताओं के साथ अलग से भी मीटिंग की है। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह भी शरीक हुए और बातचीत करने के लिए विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, क्या अपडेट मिल पा रहा है? कितने बजे से आज बैठक शुरू होगी
और आज किन चीजों को फाइनलाइज किया जा रहा है, क्योंकि कल भी एक लंबे वक्त तक बैठक चली है। आज ये निश्चित तौर पर अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल की बैठक की कंटिन्यूटी को ही हम आज भी देखेंगे, क्योंकि यह माना जा रहा है कि 19 तारीख को यानी परसों जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो जिस तरह से उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगाई जाती है, तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले जो पूरा होमवर्क है वो पार्टी करना चाहती है और यही कवायद जो है वो कल भी चली थी और आज भी चलेगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि न सिर्फ गठबंधन के अपने उम्मीदवारों को लेकर के बल्कि गठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी कि आखिरकार किन सीटों को गठबंधन के उम्मीदवारों को सौंपा जाए ताकि बीजेपी जो है वो बेहतर तरीके से लड़ सके। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल जो अपना पार्टी की अपना दल की है, उन्होंने भी गठबंधन के जो सदस्य हैं, सहयोगी हैं, उन्हें पूरा सम्मान देने की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर के भी, गठबंधन के सदस्यों को खुश करने को लेकर के भी बिल्कुल विनीता बने रहिए हमारे साथ। संकेत भी हमारे साथ है। संकेत, पहले चरण में एक सीट और दूसरे चरण में भी कुछ सीटों पर भाजपा को अभी प्रत्याशियों का ऐलान करना है। पहले बार जब लिस्ट आई थी उसमें कुछ नाम रह गए थे, उन नामों का भी ऐलान अभी बाकी है और अगले चरणों के प्रत्याशियों पर भी दिल्ली में मंथन हो रहा है। क्या जानकारियां मिल पा रही हैं आपको और बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में क्या सभी की धड़कनें तेज हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो मौजूदा विधायक हैं और उनकी दिल्ली दरबार पर नजरें हैं कि आखिर क्या फैसला होना है। वहीं दूसरी तरफ एक बात तय मानी जा रही है कि तमाम ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कटना तय है, उसमें जिनकी उम्र ज्यादा है ऐसे लोगों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे विधायक हैं जिनको दूसरी सीट पर शिफ्ट किया जाना है कि वो उनकी जो स्थिति है वो जिस सीट पर मौजूदा विधायक हैं वहां पर बेहतर नहीं है, लेकिन वो पार्टी के बड़े चेहरे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको दूसरी सीट पर लड़ाने की तैयारी चल रही है। वहीं तीसरी सबसे अहम बात यह है कि तमाम ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के जो विधायक दूसरे दलों में चले गए हैं, उन सीटों के लिए हालांकि जो सर्वे हुआ था उसमें उनका फीडबैक जो मिला था वो गड़बड़ मिला था। यही वो वजह है कि उनको आभास हो गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संकेत, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।